हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। जितने भी राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं और राजस्थान के किसी भी एग्जाम में अगर आप पास करना चाहते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस करंट अफेयर से संबंधित अगर आप चाहते हैं हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत न हो, करंट अफेयर से संबंधित आपका अगर कोई भी क्वेश्चन गलत न हो ऐसा आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम हर वीक के अंत में संडे को बनाते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित वीडियो और मंडे को बनाते हैं नेशनल करंट अफेयर से संबंधित वीडियो और ट्यूसडे को बनाएंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित वीडियो। हम क्या करते हैं, इस 7 दिनों में जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे नहीं हम अखबार की तरह न्यूज ही कवर करने लग जाएं, सब कुछ पढ़ने लग जाएं जो हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या न हो ऐसा कुछ पढ़े। ऐसा हम नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे केवल जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप भी केवल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको सूचना उसकी मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको अन्य पीडीएफ भी मिल जाएगी जो आपके पढ़ने में महत्वपूर्ण मदद कर सकती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार 80,000 वर्ष पुराना धूमकेतु राजस्थान के किस स्थान पर देखा गया है? तो ये कहाँ पे देखा गया है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो ये देखा गया है बाड़मेर में। कहाँ पे देखा गया है? बाड़मेर में। बाड़मेर में ये पहली बार देखा गया। ये क्या है? धूमकेतु है जिसे सर्वप्रथम देखा गया था जनवरी 2023 में खोजा गया था। इसको नाम दिया है C3 2023 A3 एटलस। क्या नाम दिया है इसको? C3 2023 A3 एटलस। और इसे अभी 7 अक्टूबर को सौर एवं हीलियो स्फेरिक वेधशाला है, सौर एवं हीलियो स्फेरिक वेधशाला है जो नासा की है, जो L1 बिंदु पर है, L1 बिंदु पर है। ये सौर एवं हीलियो स्फेरिक वेधशाला। तो इसने भी इसको रिकॉर्ड किया था और सबसे पहले 2023 में खोजा गया था और अभी ये राजस्थान के बाड़मेर में दिखाई दिया है। राजस्थान के बाड़मेर में इनको देखा है। एक इंजीनियर है भूषण गंभीर, उन्होंने इसको कैप्चर किया है। ये बताया जा रहा है कि 70.69 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है और ये 80,660 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा तय कर लेता है। और ये शनि और बृहस्पति ग्रह है ना, जो शनि और बृहस्पति ग्रह सूर्य के बार बार चक्कर लगाते हैं, शनि और बृहस्पति ग्रह, तो उनके बीच में स्थित है, शनि और बृहस्पति ग्रह में। तो ये हमारा मान लो सूर्य है। तो सूर्य के बाहर ऐसे चक्कर लगाते हैं प्रत्येक ग्रह। तो सबसे पहले है बुध, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में हमारी पृथ्वी के बाद में आता है मंगल है, मंगल के बाद में आता है बृहस्पति के बाद में आता है शनि। तो ये बृहस्पति और शनि के बीच में ये धूमकेतु चक्कर लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहली बार भारत में देखा गया बाड़मेर से। जो इंजीनियर थे हमारे भूषण गंभीर, इन्होंने कैप्चर किया है। तो दोस्तों ये इस प्रकार की एक जानकारी थी, इसको ध्यान में रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ई श्रम कार्ड बनाने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? धौलपुर है, सवाईमाधोपुर है, जयपुर है, चूरू। तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पर जिला है हमारा धौलपुर है। धौलपुर ने ई श्रम कार्ड बनाने में जो इनको टारगेट दिया गया था उससे भी 2% ज्यादा पंजीकरण कर लिया है। पर ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं केंद्रीय श्रमिक एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। तो उसमें ई श्रमिक कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक जिले को एक टारगेट दिया गया था। प्रत्येक जिले को जो टारगेट दिया गया था वो उसे अचीव करना था, लेकिन धौलपुर ने अपने टारगेट को अचीव करके 2% ज्यादा ई श्रम कार्ड बना दिए। तो इसलिए ये ऐसा करने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला है और ये राजस्थान में ई श्रम कार्ड बनाने में प्रथम स्थान पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये ई श्रम में धौलपुर प्रथम स्थान पर है। इन्होंने टारगेट मिला था इनको 4,14,890 कार्ड बनाने का और इन्होंने टारगेट कार्ड बना दिए 4,22,538। कितने टारगेट कार्ड बना दिए? 4,22,538। ठीक है दोस्तों, और ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ये कार्ड बनवा रहा है जो अगस्त 2021 से। इसकी प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी? अगस्त 2021 में प्रारंभ हो गई थी।
और सभी जिलों के एक समयावधि में टारगेट दिया गया था, उसको समय से पहले ही प्राप्त कर लिया धौलपुर ने और 2% एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और प्रथम स्थान धौलपुर का है और दूसरा स्थान कहाँ का है, 12 जिले का। दूसरा स्थान किस जिले का है, 12 जिले का है। ठीक है दोस्तों, यह था ई श्रम कार्ड से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन भोकाल क्या है? ऑपरेशन भोकाल क्या है? मादक पदार्थों और नशे के खिलाफ जोधपुर रेंज पुलिस का अभियान है, या पेपर आउट प्रकरण है। पेपर आउट प्रकरण के फरार अपराधियों हेतु तो चलाया जा रहा राज्य स्तरीय पुलिस अभियान है, या फरार और इनामी आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन है, या गुमशुदा को अपने परिजनों से मिलाने के लिए अभियान है। तो ऑपरेशन भोकाल है, मादक पदार्थों एवं नशे के खिलाफ जोधपुर रेंज पुलिस रेंज का विशेष अभियान है। क्या है? जोधपुर पुलिस रेंज का विशेष अभियान है ऑपरेशन भोकाल। ठीक है दोस्तों, तो जोधपुर पुलिस रेंज में लगभग 50 अभियान चलाए जा रहे हैं, उनमें एक अभियान है भोकाल। भोकाल है मादक पदार्थों से पकड़ने के लिए, और फरार और इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सूर्यास्त है, लल्लन टॉप है, राजशाही, रांची, रजिया, जागरण और मनोरमा, इस प्रकार ये अभियान है। लेकिन ऑपरेशन भोकाल किस लिए? मादक पदार्थों और नशीली चीजों, शराब, दारू, इनको पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है जोधपुर संभाग द्वारा। ठीक है, इसका नाम है ऑपरेशन भोकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत प्रति लीटर कितना अनुदान राशि दूध उत्पादकों को दी जा रही है? 1 रुपए प्रति लीटर, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए प्रति लीटर। तो ये राशि दी जा रही है 5 रुपए प्रति लीटर। तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना है, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी फरवरी 2019 में। कब हुई थी ये? फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी। उस समय ये 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा था, लेकिन 2022-23 के बजट में, 2022-23 का जो बजट आया था उसमें इसे बढ़ाकर 2 रुपए से कितना कर दिया, 5 रुपए। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इसकी जो ये सहायता राशि है, तो इसको ये अनुदान राशि को अभी ट्रांसफर किया गया है, तो इसलिए ये चर्चा में आया है। तो पशुपालन और डेयरी मंत्री हमारे अभी जोराराम जी कुमावत है। जोराराम जी कुमावत ने 15 अक्टूबर को इसकी जो राशि है, जो किसानों के लिए डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित किया, जो 92.41 करोड़ की राशि, कितनी 92.41 करोड़ की राशि थी जो डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफर की है अभी, तो इसलिए ये चर्चा में आ गई थी। तो ये दुग्ध उत्पादक संबल योजना ध्यान में रखना, ये कई बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी। तो हमारे पशुपालक मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत जी है। ठीक है दोस्तों, और इससे 3.25 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और दुग्ध उत्पादकों में भुगतान कौन करता है? आरसीडीएफ। आरसीडीएफ है राजस्थान है कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। और कुल जिला दुग्ध उत्पादक संघ बना रखे हैं इसने आरसीडीएफ के, ये कितने हैं? 24। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जिला दुग्ध उत्पादक संघ कितने हैं अभी राजस्थान में? 24 है। और सहकारी समितियां कितनी है? 18,781। 18,781 सहकारी समितियां हैं जहाँ पे दुग्ध संग्रहण होता है। यहाँ से जिला दूध उत्पादक संघ के पास जाता है और ये भेजता है आरसीडीएफ, और यहाँ से वापस वितरित किया जाता है दुकानों के माध्यम से। ठीक है, तो जिला दुग्ध उत्पादक संघ है 24 है, सहकारी समितियां 18,781, और आरसीडीएफ की स्थापना हुई थी 1977 में। जो भी ये दूध खरीदते हैं उसे दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर किसान को सीधा, इनको नहीं, किसान को सीधा सहायता दी जाती है, ताकि वो अपना, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके किसानों की, पशुपालकों की। तो पशुपालकों को ही, जो पशुपालक जिला इन सहकारी समितियों में दूध देता है, जो इन डेयरी पे इन सहकारी समितियों को दूध देता है, उसे 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि सरकार किसान के ही खाते में डाल देती है, इन डेयरी फेडरेशन को नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। और ये एक पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण है, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था, उसके तहत राजस्थान का पूरे भारत में दूसरा स्थान है दूध उत्पादन में। 14.44% दूध उत्पादन राजस्थान करता है, और 15.72% दूध उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। और हाल ही में पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया था, वो था 1962। क्या था? 1962 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा गठित है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स
RERTF राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स गठन किया गया है। तो उसका प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो उसका प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग, आयोजना विभाग, गृह विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो इसका प्रशासनिक विभाग है वित्त विभाग। कौन सा है? वित्त विभाग। ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान सरकार ने यह बजट 2024-25 में घोषणा की थी, उसी के तहत RERTF का गठन कर दिया है। और इसका उद्देश्य है राजस्थान में वित्त है, आर्थिक प्रबंधन है, बुनियादी ढांचे है, कृषि और विकासात्मक क्षेत्रों में विकास करना, इसके बारे में राय देना। तो ये RERTF का गठन कर दिया RERTF। तो इसकी संरचना ध्यान में रखना। इसके RERTF के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। RERTF के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष है वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री अभी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, तो वही होंगे, लेकिन उसके उपाध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री है। और अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। RERTF ध्यान में रखना। RERTF पक्का आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। तो इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा है? वित्त विभाग ही होगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री वित्त विभाग से संबंधित है, तो प्रशासनिक विभाग है वित्त विभाग। और इस टास्क फोर्स की बैठक होगी वर्ष में कम से कम एक बार, इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। और इसका कार्यकाल होगा 31 मार्च 2028 तक। कार्यकाल कब तक होगा? 31 मार्च 2028 तक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में प्रथम रैंक कौन से विद्यालय को मिला है? जो राजस्थान का है, कौन से जिले में स्थित है वो? पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया था, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। उसमें पूरे देश में हमारे राज्य का एक स्कूल प्रथम स्थान पर आया पूरे देश में। तो वो राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? सीकर से संबंधित है। झुंझुनू, जयपुर, चूरू, तो वो है सीकर जिले का। सीकर जिले का स्कूल है और इस स्कूल का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवान का बास सीकर है। ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में पूरे भारत में पांचवें जल पुरस्कार में विद्यालय और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज श्रेणी में प्रथम स्थान पर आया है। विद्यालय, स्कूल और कॉलेज श्रेणी में प्रथम स्थान पर आया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवान का बास सीकर है। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया है, तो इसको पक्का पूछा जाएगा। और ये एक और पुरस्कार मिला था राजस्थान को, इसमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, बिट्स पिलानी है, इसको सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में विशेष उल्लेख के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, विशेष उल्लेख के साथ सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार राजस्थान में किन दो संस्थानों को मिले हैं? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी बिट्स पिलानी को, और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवान का बास सीकर को। तो ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वो तो स्कूल और कॉलेज की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आया है। और ये बिट्स पिलानी है, जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में इसे विशेष उल्लेख के साथ दिया गया है। इसकी रैंक नहीं दी गई, विशेष उल्लेख के साथ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिनका हाल ही में पद पर रहते हुए निधन हो गया, वो कौन थे? राजेंद्र प्रकाश सोनी, मूलचंद बिड़ला, राजा मोहन शर्मा, बनवारी लाल विजारनिया। तो वो थे राजेंद्र प्रकाश सोनी। राजेंद्र प्रकाश सोनी जो पाली जैतारण पाली के रहने वाले थे, और इनका हाल ही में पद पर रहते हुए निधन हो चुका है। ठीक है, इनका हृदयघात से निधन हो गया था। राजेंद्र प्रकाश सोनी का हृदयघात से निधन हो गया था। ये पाली जैतारण के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पाली जैतारण के। और आज तक राजस्थान उच्च न्यायालय में आज तक कितने न्यायाधीशों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है? 3 की। किन की? सुरेश चंद्र सिंघल, राजेंद्र प्रसाद व्यास और राजेंद्र प्रकाश सोनी। तो सुरेश चंद्र सिंघल, राजेंद्र प्रसाद व्यास और राजेंद्र प्रकाश सोनी, इन 3 न्यायाधीशों की जो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना राजेंद्र प्रकाश सोनी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित अभी 33 न्यायाधीश है, लेकिन राजस्थान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है। कितनी है? 50 है, लेकिन अभी 33 ही नियुक्त है, यानी 17 न्यायाधीशों के पद रिक्त है। ठीक है, और अभी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, MM श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन से न्यायाधीश है? 42वें मुख्य न्यायाधीश है। और देख लेते हैं अभी कौन कौन सी महिलाएं न्यायाधीश है। राजस्थान में महिला न्यायाधीश कितने हैं? क्योंकि 2-3 बार ये महिला न्यायाधीश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो अभी कितनी महिलाएं न्यायाधीश है? अभी राजस्थान में जो 33 न्यायाधीश है टोटल है, उनमें से 3 महिलाएं न्यायाधीश है। ठीक है, उन 3 में कौन कौन है? एक तो रेखा बोराणा जी, नुपुर भाटी जी और सुबह मेहता जी। तो ये 3, रेखा बोराणा जी, नुपुर भाटी जी, सुबह मेहता जी, 3 महिलाएं न्यायाधीश है। ठीक है, और अब तक टोटल राजस्थान में 13 महिलाएं न्यायाधीश रह चुकी है, लेकिन प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी कांता भटनागर। कांता भटनागर ये वही है जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही थी। राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन रही थी? कांता भटनागर, जो राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश भी थी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में तो ये केवल न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट में जाके जब इनका स्थानांतरण हुआ तो मद्रास हाईकोर्ट में ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट में ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश से बनी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। क्या है? नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम है। इसके तहत पहले चरण में कितने किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा? 20, 50, 100, 200? तो ये 100 किसानों को। ये नॉलेज एनहांसमेंट एक प्रोग्राम है। नॉलेज एनहांसमेंट एक प्रोग्राम है जिसके तहत किसानों को विदेश भेजा जाएगा। विदेश से इनको टेक्नोलॉजी सीखनी है, कम क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन कैसे करें, अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन कैसे करें, अच्छे बीज कैसे उत्पादन करें, किस प्रकार बोए, किस प्रकार पशुपालन करें, ज्यादा दूध उत्पादन करें। इसलिए इन किसानों को 100 युवा किसानों का चयन किया गया है और इनको नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम है उसके तहत विदेश भेजा जाएगा। तो इस 100 में से 80 तो कृषि से संबंधित है। 80 तो किससे संबंधित है? कृषि से। और 20 है पशुपालन से संबंधित। 80 तो कृषि से संबंधित है, 20 पशुपालन से संबंधित किसान है। तो इन 100 किसानों को विदेश भेजा जाएगा और इनको टेक्नोलॉजी का अध्ययन करवाया जाएगा। वहां पे वो जो जानकारी लेंगे वो यहाँ पर आके यूज करेंगे, तो हमारे कृषि क्षेत्र में और पशुपालन क्षेत्र में बढ़ोतरी भी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है, इसकी घोषणा हुई थी बजट 2024 में, अभी घोषणा हुई थी और अभी ये इनको भेजा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम ध्यान में रखना। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुरक्षित ऐप, सड़क विकास ऐप, मार्ग पथ ऐप, सेवा ऐप है। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है सेवा ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सेवा ऐप है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक ऐप है ये सेवा ऐप। सार्वजनिक निर्माण कौन सा ऐप है? सेवा ऐप, इसको लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो सेवा ऐप ध्यान में रखना सार्वजनिक निर्माण विभाग का है और ये सड़क की गुणवत्ता को बरकरार रखना और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये क्या करता है? अधिकारियों को निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन निरीक्षक और शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है इसके माध्यम से, सेवा ऐप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो सेवा ऐप को ध्यान में रखना किसने लॉन्च किया है? दिया कुमारी ने। और ये कौन से विभाग का है? सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले एक आया था सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल, जो आया था 14 फरवरी 2019 को। 14 फरवरी 2019 को उस समय उप मुख्यमंत्री थे हमारे सचिन पायलट, तो उन्होंने लॉन्च किया था सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल। सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल था, उसका उद्घाटन 14 फरवरी 2019 को हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखना। यह था सड़क सुरक्षा विभाग, सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा था। सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा आरकेसीएल के सहयोग से यह बनाया गया था सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल, जो 14 फरवरी 2019 को सचिन पायलट ने लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा? मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बीकानेर, अनूपगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर। तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा। बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे 4 जिले ये और एक श्री गंगानगर जिला है, ये 5 जिले हमारे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ। जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो इससे ये 50 किलोमीटर की दूरी तक है, 50 किलोमीटर की दूरी तक है। बीएसएफ है कार्य, बीएसएफ का अंडर में रहता है ये एरिया, 50 किलोमीटर तक है। तो बीएसएफ के साथ संवाद करके वहां के जो आम नागरिक है उनको आम योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, मुख्य धारा से जोड़ना, इन कार्यों के लिए बीकानेर के जो जिला कलेक्टर है नम्रता वर्षणी, उन्होंने मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम ध्यान में रखना, ये क्या है? बीएसएफ के साथ संवाद करके वहां के जो आमजन लोग हैं, बीकानेर जिले के जो
पाकिस्तान बॉर्डर के पास आते हैं, जो बीएसएफ के कंट्रोल में है, जो 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के पास रहता है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना। तो बीकानेर जिले कलेक्टर है नम्रता वर्षणी जी, उन्होंने यह पहल की है मिशन शरद संवाद कार्यक्रम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी के लिए एक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा? कोटपुतली बहरोड में, सांगानेर जयपुर में, नीमका थाना में, नरबतखेड़ा ब्यावर में। तो ये संग्रहालय बनाया जाएगा नरबतखेड़ा ब्यावर में। कहाँ पे? नरबतखेड़ा ब्यावर में। क्योंकि सूचना के अधिकार अधिनियम की मांग नरबतखेड़ा ब्यावर से ही प्रारंभ हुई थी। कहां से? नरबतखेड़ा ब्यावर से ही प्रारंभ हुई थी, तो इसलिए नरबतखेड़ा ब्यावर में सूचना के अधिकार से संबंधित एक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तो ये पूरे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में था और पूरे देश में लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। लेकिन हमारे राजस्थान में इसकी मांग पहले हो चुकी थी। तो राजस्थान राज्य ने अपने विधानसभा से बिल पारित करके 2000 में सूचना का अधिकार लागू कर दिया था। कब है? 2000 में, 2000 ईस्वी में। और पूरे भारत के स्तर पर यह कब हुआ? 2005 में। तो पूरे भारत में जब संसद से पारित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना, तो इसके तहत हमारे फिर बाद में दोबारा बनाया गया राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग बनाया गया 18 अप्रैल 2006 को। कब बनाया गया? 18 अप्रैल 2006 को। लेकिन पहले सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, जिन्हें 2000 में लागू कर दिया था। और इस कानून को लाने में इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान था मैग्सेसे अवार्ड विजेता है अरुणा रॉय। अरुणा रॉय ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने राजस्थान में इस आंदोलन को शुरू किया था और उसी के आधार पर सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू किया गया था। और अभी राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग उसके अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल लाठर है। इनकी वर्तमान अभी नियुक्ति की गई है, तो इसको ध्यान में रखना। अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है राज्य सूचना आयोग के? मोहनलाल जी लाठर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में राजस्थान के खिलाड़ी है अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक है? कोई पदक नहीं। तो इन्होंने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जीता है कांस्य पदक। ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? ये दिल्ली में हो रहा है। इस बार आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है ये जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसमें अनंतजीत सिंह नरूका जो शूटिंग के प्लेयर है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये महेश्वरी चौहान के साथ, किसके साथ है? महेश्वरी चौहान के साथ, महेश्वरी चौहान के साथ पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे। महेश्वरी चौहान और इन दोनों ने कहा किस में भाग लिया था? पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। राजस्थान से पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले दो ही खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक तो कोई नहीं जीता, लेकिन पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक में भाग लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इनको दोनों को याद रखना। अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान दोनों खिलाड़ियों का संबंध शूटिंग से है, और ये ध्यान में रखना। और अनंतजीत सिंह नरूका ने जो आईएसएस वर्ल्ड कप अभी दिल्ली में हो रहा है उसमें कांस्य पदक जरूर जीता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना ये। और इन्होंने ये 43 अंक स्कोर के साथ ये पदक जीता है। कितने अंक के साथ? 43 अंक स्कोर के साथ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू, भरतपुर। तो कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा भरतपुर में। भरतपुर में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, ये ध्यान में रखना। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति है, उसका एक गांव है मई गुर्जर। कहाँ पे है? मई गुर्जर में 9.83 हेक्टेयर में 9.83 हेक्टेयर भूमि में मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। और देश में शहद उत्पादन होता है। मधुमक्खी पालन से क्या होता है? शहद उत्पादन होता है। और शहद उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है 8.96%, यानी लगभग 9%। लगभग 9% शहद उत्पादन कहाँ पे होता है? पूरे देश का राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब हुई? 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर है। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई है 3 अक्टूबर को। कब हुई है? 3 अक्टूबर को। इसकी अभी 2024 के बजट में घोषणा हुई थी। 2024 के भारत सरकार के बजट में घोषणा हुई थी कि हम भारत की टॉप 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप करवाएंगे, जिसके तहत 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी। 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी। और इसमें जो 21 से 24 साल के युवा है, 21 से 24 साल के युवा शामिल हो सकते हैं। और उनकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास उनकी योग्यता होनी चाहिए। और इनको 5,000 रुपए, 1 साल तक 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 5,000 रुपए भुगतान किए जाएंगे।
इनमें से 4500 रुपये तो सरकार देगी डीबीटी के माध्यम से, इनके सीधे खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आएंगे। और 500 रुपये जो कंपनियों का 2% CSR है ना, CSR, उसमें से देंगे 500 रुपये कंपनियां देंगी, 4500 रुपये सरकार देगी। इस प्रकार 5000 रुपये इनको दिया जाएगा और 1 साल की एक इंटर्नशिप दी जाएगी, जिससे ये इनका कौशल विकास होगा और बाद में ये इन प्राइवेट कंपनियों में या सरकार कहीं पे भी ये नौकरी कर सकेंगे और इनको ये स्किल डेवलपमेंट होगा। तो बेरोजगारी को कम करने के लिए भारत सरकार की एक अच्छी योजना है, जिसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी 3 अक्टूबर को हुई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो 500 कंपनियों में 1 साल तक इसमें मौका दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, 16-17 अक्टूबर 2024 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन पल्ली, जोधपुर, राजसमंद, किशनगढ़, तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया जोधपुर में। और इसका आयोजन किया जाता है शरद पूर्णिमा के अवसर पर। कब किया जाता है? शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। तो अभी इस शरद पूर्णिमा का आयोजन किया गया था जो 16-17 अक्टूबर को थी। तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जोधपुर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। और ये पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन ने मिलकर किया है। किसने किसने किया है? पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन ने इसका आयोजन किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक है तथा राज्यसभा सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? नटवर सिंह, राजेंद्र प्रकाश सोनी, सुंदरलाल, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। तो ये थे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी है। इनका जो राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक थे और राज्यसभा सांसद थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और ये राजेंद्र प्रकाश सोनी जो अभी हाईकोर्ट में जज थे, इनका निधन हो गया। और ये नटवर सिंह जी हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री थे, जिनका संबंध भरतपुर राजस्थान से था। कहां से था? भरतपुर राजस्थान से था। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो चुका है, नटवर सिंह जी का। तो दोस्तों इनको ध्यान में रखना। ये डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया, ये जब डीजीपी रहे थे तो पुलिस सुधारों के लिए इनको जाना जाता है। और इन्होंने बाद में रिटायर होने के बाद जाट आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। जाट आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया था ओबीसी में शामिल करने के लिए। और बाद में ये बीजेपी में शामिल हो गए थे और 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान में रखना। ये 1955 में तो आईपीएस बने थे और 1988 में प्रदेश के डीजीपी बने थे। और ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी की ऑनलाइन पुस्तकें कौन कौन सी लिखी हुई है इनकी? ऑनलाइन गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया और हेरिटेज ऑफ सवाई जयसिंह, ये पिलानिया जी की लिखी हुई पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जहां पे 5वीं राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। 5वीं राज्य खेल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, वो कहां पे स्थित है? कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो ये स्थित है कोटा में। तो जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान में रखना दोस्तों, कोटा में। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोटा में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगीत फेस्टिवल हुआ था रोको नेत्र ओरियो ओक्सिडो, कहां पे हुआ था? ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले किया था अमृत हुसैन ने। रोको नेत्र ओरियो ओक्सिडो जो स्विट्जरलैंड में संगीत का फेस्टिवल हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था अमृत हुसैन ने। उनका संबंध कौन सी कला से है? भाई रुपया कलाकार थे या मांड गायक थे या कथक है या तबला वादक है? तो अमृत हुसैन जी क्या है? अमृत हुसैन जी है तबला वादक है। जिन्होंने एक संगीत फेस्टिवल हुआ था स्विट्जरलैंड में हुआ था रोको नेत्र ओरियो ओक्सिडो, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था तबला वादक है अमृत हुसैन जी ने। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, अमृत हुसैन जी कौन से कला से संबंधित है? तबला वादक से हैं। और उन्होंने संगीत फेस्टिवल रोको नेत्र ओरियो ओक्सिडो जो स्विट्जरलैंड में हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है अभी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2024-25, उसमें राजस्थान का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? राजस्थान का कौन सा संस्थान है जो शीर्ष पर रहा है?
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है, बिट्स पिलानी झुंझुनू, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी कोटा। तो इसमें राजस्थान में जो शीर्ष पर संस्थान रहा है वो है बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसको जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन। कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान पर रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन रहा था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर रहा। और भारत में प्रथम स्थान पर रहा था इसमें आईआईएम बेंगलुरु। कौन भारत में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? आईआईएम बेंगलुरु। और राजस्थान में रहा था बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी झुंझुनू। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिट्स पिलानी जो राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है, इसको जारी कौन करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, ये थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया? तो हमारे कोटा का दशहरा मेला पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो मेला आयोजित किया जा रहा है वो जो हर वर्ष दशहरे को आयोजित किया जाता है, वो इस वर्ष कौन से नंबर का था ये बताना आपको। 100वां था, 131वां था, 178वां था, 155वां था। तो ये था 131वां। कौन सा था ये? 131वां था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, टिल कार्बन पर आधारित है भारतीय अध्ययन है किस अभ्यारण्य में पहला भारतीय अध्ययन, टिल कार्बन पर आधारित पहला भारतीय अध्ययन किया गया है? तो किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया है? तो टिल कार्बन पर आयोजित है ये जन जय संबंध अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, केवलादेव या सरिस्का। तो ये किया गया केवलादेव अभ्यारण्य में। टिल कार्बन, टिल कार्बन क्या होता है? तो टिल कार्बन होता है जो अलवण आर्द्र भूमि है ना, अलवण आर्द्र भूमि है उसमें संग्रहित कार्बन का अध्ययन होता है। अलवण आर्द्र भूमि में जो कार्बन होता है उससे संबंधित अध्ययन होता है, जो टिल कार्बन कहलाता है। तो उससे संबंधित अध्ययन हुआ है। जो हमारे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे हुआ था। ये भारत का पहला शोध है जो टिल कार्बन पे है। तो टिल कार्बन जो अलवण आर्द्र भूमि होती है उसमें जो कार्बन होता है उसको कहते हैं टिल कार्बन। तो उस पर शोध किया गया है और इस शोध में पाया गया कि मीथेन के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। इससे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का खतरा होता है, इसलिए इसको रोकने के लिए, वायु उपचार करने के लिए इसमें सलाह दी गई है। तो टिल कार्बन पर पहला शोध कहाँ पे किया गया ये ध्यान में रखना है। तो ये किया गया केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य हमारा भरतपुर वहां पे। और इसमें टिल कार्बन होता क्या है? जो अलवण आर्द्र भूमि है उसमें उपस्थित कार्बन होता है टिल कार्बन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे क्वेश्चन तो इतने थे, अब हमारे कुछ वन लाइनर है जो इंपॉर्टेंट है, उन वन लाइनर को देख लेते हैं। तो पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार एवं बेहतर कार्यों के लिए किसे राष्ट्रीय स्तर पर डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? वो कौन थे? वो है आईपीएस पंकज चौधरी। कौन है? आईपीएस पंकज चौधरी को डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 दिया जाएगा। डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 किसे दिया जाएगा? आईपीएस पंकज चौधरी को। और एक अभियान चल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा, आओ बचाएं झील तालाब, आओ बचाएं झील तालाब, ये अभियान चल रहा है। इसके तहत किस झील में बैटरी ऑपरेटेड इको फ्रेंडली बोट का संचालन किया गया है? बैटरी ऑपरेटेड इको फ्रेंडली बोट का संचालन किया गया है, यह किया गया फतेह सागर झील उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, ये कहां पे किया गया? फतेह सागर झील उदयपुर में। अगला वन लाइनर हमारा, किस जिले में बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए टाइम बैंक खोला गया है? किस जिले में बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए टाइम बैंक खोला गया है? तो यह खोला गया दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहां पे खोला गया? ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, एक अगला वन लाइनर हमारा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी वी कैरियर पहल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने वी कैरियर पहल अपना कोई पहल चालू कर रखी है। तो उसमें से किस टाइगर रिजर्व के लिए एनिमल रेस्क्यू एम्बुलेंस भेंट गया? एनिमल रेस्क्यू एम्बुलेंस भेंट गया रणथंभौर टाइगर रिजर्व को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक एम्बुलेंस भेंट किया है, जो एनिमल रेस्क्यू एम्बुलेंस है उसको किसको भेंट किया है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व को। ठीक है दोस्तों, अगला वन लाइनर हमारा, ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए, ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए किस संस्थान में 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम किया गया था? अभिव्यक्ति चॉइस। तो इसका शुभारंभ कहां पे किया गया? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है जयपुर में। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है जयपुर में, वहां पे अभिव्यक्ति चॉइस से एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने के लिए। जो कहां पे रखा गया था? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में। अगला वन लाइनर है, अभी 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन है, राजस्थान के सभी विद्यालयों में एक मेला आयोजित किया गया था। उसका क्या नाम दिया गया था? उसका नाम दिया गया था निपुण मेला। कौन सा? निपुण मेला। ठीक है दोस्तों,
और अभी उत्तराखंड में आयोजित हो रही है नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रही है सीबीएसई की, किसकी? सीबीएसई की नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। उसमें किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कृष्णा गुप्ता ने। तो कृष्णा गुप्ता ने नेशनल ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कृष्णा गुप्ता कौन से खेल से संबंधित है? तो कृष्णा गुप्ता का खेल कौन सा है? ताइक्वांडो। ठीक है दोस्तों। और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए किस विभाग द्वारा 17 अक्टूबर 2024 से वीर गाथा प्रोजेक्ट है? वीर गाथा प्रोजेक्ट है देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए कौन सा विभाग ने चला रखा है? तो ये चला रखा है शिक्षा विभाग ने। कौन से विभाग ने? शिक्षा विभाग ने वीर गाथा प्रोजेक्ट चला रखा है। ठीक है दोस्तों। और अगला है हमारा, पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए हाल ही में किस ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया है? ऑपरेशन वज्र प्रहार। कौन से ऑपरेशन को जारी किया गया? ऑपरेशन वज्र प्रहार को पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया गया है। ठीक है दोस्तों। अगले ऑनलाइनर है हमारा, शिक्षा विभाग द्वारा कितने संभागों में महिला सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो ये 9 संभागों में। कितने संभागों में? 9 संभागों में। और 27वां रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और नारी शक्ति वंदन के तहत, नारी शक्ति वंदन के तहत राजस्थान में 3 नई सशस्त्र महिला बटालियन स्थापित गठन किया गया। 3 नई सशस्त्र महिला बटालियन का गठन किया जाएगा। वो कहाँ पे किया जाएगा? जिसका नाम है पद्मिनी, बालीबाई और अमृता देवी। तो ये सशस्त्र महिला बटालियन का गठन कहाँ पे किया जाएगा? सीकर, अलवर और बाड़मेर में। कहाँ पे किया जाएगा? सीकर, अलवर और बाड़मेर में। और राज्य में प्रवेश पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? प्रवेश पोर्टल का संबंध है खान एवं भू विज्ञान विभाग। ये ध्यान में रखना, प्रवेश पोर्टल। तो ये प्रवेश पोर्टल किससे संबंधित है? ये निवेश को आकर्षित करने के लिए। किस लिए है? ये निवेश को आकर्षित करने के लिए खान एवं भू विज्ञान विभाग ने प्रवेश पोर्टल चला रखा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको हमने फुल डिटेल से किया है। आपको इतना फुल डिटेल से केवल एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन कवर कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। जितना हम केवल एग्जाम से संबंधित कवर कर रहे हैं, इसमें हम कोई अन्य बातें, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। करंट अफेयर्स का मतलब हमें जो केवल एग्जाम में आने वाले उन्हीं को पढ़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो अखबार की तरह न्यूज पूरी करंट अफेयर्स में शामिल कर लेंगे तो हमारा टाइम पास तो उसमें चला जाएगा। करंट अफेयर्स अपने आप में एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें अपने करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट नहीं बनाना है, केवल उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब कल हम पढ़ेंगे भारत का करंट अफेयर्स और परसों मंगलवार को पढ़ेंगे हमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो आप अगर करंट अफेयर्स संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और करंट अफेयर से संबंधित अपना प्रत्येक प्रश्न सही करने के लिए जुड़े रहिए हमारे पास। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।